आज हम लोग शुरू करेंगे लेक्चर चैप्टर 2। हम लोग क्या चीज़ शुरू कर रखे हैं? एम लक्ष्मीकांत। क्या शुरू कर रखे हैं? एम लक्ष्मीकांत का सीरीज। इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग हमने क्या कर रखा था? हमने फर्स्ट में हमने क्या कर रखा था? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को कवर कर रखा था। क्या कर रखा था? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने क्या कर रखा था? पूरी की पूरी अच्छी तरीके से लाइन टू लाइन हमने क्या कर रखा था? इसको समझ रखा था। आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 2 पार्ट 1। इसको मैक्सिमम हम लोग क्या कर सकते हैं? मैक्सिमम हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इसको, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। आज हम लोग शुरू करेंगे पार्ट 1 को। ठीक है, टॉपिक क्या है? मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने क्या पढ़ रखा था? हमने पढ़ रखा था कि हमारे लिए क्या था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन का एक डिमांड पड़ा। हमारे पास क्या हुआ? हमारे पास एक डिमांड आया कि हमें क्या चाहिए? हमें अगर देश चलाना है तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए एक संविधान चाहिए, ताकि हम उसके अनुसार क्या करें? देश को अच्छी तरीके से चला सकें। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया कि हमें क्या करना पड़ेगा? एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना पड़ेगा, जिसके जो कि वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन बना करके देगा, और उसी के अनुसार क्या होगा? उसी के प्रपोजल पे देश चलना शुरू होगा। ठीक है, देखते हैं लैंग्वेज क्या कहता है। लैंग्वेज कहने का मतलब है कि बुक डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फिर क्या हुआ कि हमारे पास क्या डिमांड आया कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ज़रूरत है। उसमें से इट वॉज इन 1934 that the idea of constituent assembly for India was put forward for the first time by M.N. Roy, a pioneer of the communist movement in India। देखिए, M.N. Roy, it was in 1934। जब 1934 चल रहा था उस टाइम पे क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया आया इंडिया में, और M.N. रॉय नाम करके व्यक्ति ने क्या किया? इसको आगे की तरफ रखा कि हमें क्या करना चाहिए? हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, जो हमारे लिए क्या बनाए? जो हमारे लिए संविधान बनाए। ठीक है, और M.N. रॉय कौन थे? M.N. रॉय कम्युनिस्ट मूवमेंट के लिए जाने जाते थे भारत में। M.N. रॉय कौन थे? M.N. रॉय कम्युनिस्ट मूवमेंट के लिए जाने जाते थे भारत में। ठीक है, इन 1935 द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांडेड ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 1934 में किसने डिमांड किया? M.N. रॉय ने डिमांड किया। M.N. रॉय ने डिमांड किया, और 1935 में किसने डिमांड किया? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। क्या डिमांड किया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने? कि हमें क्या चाहिए? हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, जो कि हमारे लिए क्या बनाएगा? इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। ठीक है, फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेगा। इन 1938 में क्या हुआ? जवाहरलाल नेहरू ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे ये डिक्लेयर किया कि हमें क्या चाहिए? हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। फ्री इंडिया के लिए, स्वतंत्र भारत के लिए हमें क्या चाहिए? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो चाहिए, लेकिन उसमें क्या हो? उसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं हो। उसमें ऐसा ना हो कि कोई इंटरफेयर कर रहा हो, चाहे ब्रिटिश हो, चाहे और भी कोई हो, कोई और इंटरफेयर कर रहा हो, ऐसा नहीं चाहिए हमें। हमें क्या चाहिए? हमें फ्री इंडिया के लिए इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। ठीक है, हमारे लिए कोई इंटरफेरेंस हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है, इंटरफेरेंस बाय ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। मीन्स एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे हम जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सेलेक्ट करेंगे, इलेक्ट करेंगे, उसके बेसिस पे क्या होना चाहिए? हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, बिना इंटरफेरेंस के, बिना किसी इंटरफेरेंस के। ठीक है, दिस व्यू वाज इंडोर्स्ड एंड रिटेंटेड बाय द INC बाय पासिंग द रिजोल्यूशन इन 1939। इस व्यू को क्या किया गया? इंडोर्स्ड किया गया और रिट्रीटेड किया गया बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस बाय रिजोल्यूशन इन 1939। 1939 में क्या किया? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक रिजोल्यूशन को पास किया, और उसके अनुसार फिर इसको इंड्योर्ड किया गया। ठीक है, द डिमांड वॉज फाइनली एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल्स बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन व्हाट इज नॉन एज द अगस्त ऑफर इन 1940। देखिए, डिमांड को ऑफर किया गया कब? 1940 ईस्वी में। किस
किस प्रिंसिपल्स पे? अगस्त ऑफिस के प्रिंसिपल्स पे। किस प्रिंसिपल्स पे? अगस्त ऑफर के प्रिंसिपल पे इस डिमांड को एक्सेप्ट किया गया कि हाँ चलो एक किसके द्वारा एक्सेप्ट किया गया? उस टाइम तक हमारे पास हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947। और ये बात हम कब की कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं 1940 की, 1940 ईस्वी की। उस टाइम तक क्या था? उस टाइम तक हमें क्या चाहिए था? उस टाइम तक हमें चाहिए था कि हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, और ब्रिटिश गवर्नमेंट तब तक राज कर रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट तब तक छोड़ के नहीं गई थी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि उस टाइम तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस प्रिंसिपल को एक्सेप्ट किया, इस प्रिंसिपल को माना कि हमें क्या चाहिए? हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, और जो कि इंडिया के लिए क्या करेगा? एक संविधान लिखेगा, कॉन्स्टिट्यूशन लिखेगा। ठीक है, तो उस टाइम तक किसके? अगस्त ऑफर के अकॉर्डिंग 1940 में अगस्त ऑफर के प्रिंसिपल पे क्या किया? इस बात को एक्सेप्ट कर लिया गया। किसके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। इन 1942 में क्या हुआ? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ए मेंबर ऑफ कैबिनेट, केम टू इंडिया विथ ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द फ्रेमिंग ऑफ एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू के बाद क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर टू के बाद हुआ एक कौन है? कैबिनेट, एक कौन है? मेंबर ऑफ कैबिनेट, क्या नाम था? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। एक मेंबर ऑफ कैबिनेट था जिसका क्या नाम था? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। वो आए भारत और उन्होंने क्या किया? एक ड्राफ्ट को प्रपोज किया, एक ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एक ड्राफ्ट प्रपोज किया ऑन द फ्रेमिंग ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशंस। किसके लिए? इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशंस को फ्रेम करने के लिए, ताकि क्या हो सके? वो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो सके? एडॉप्ट हो सके इंडिया के लिए। द क्रिप्स प्रपोजल वे रिजेक्टेड बाय द मुस्लिम लीग। क्रिप्स का प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया। किसने रिजेक्ट किया? मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट किया। विच वांटेड इंडिया टू बी डिवाइडेड इनटू 2 ऑटोनोमस स्टेट विद 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए, मुस्लिम लीग क्या चाहती थी? मुस्लिम लीग चाहती थी कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन तो चाहिए, लेकिन हमें अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए और 2 स्टेट चाहिए। मीन्स एक इंडिया तो है ही, एक अलग से कोई स्टेट बने जहाँ पर का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा? हम लिखेंगे। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन हमारा वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा भारत से अलग होगा, मीन्स इंडिया से अलग होगा। एक ही कॉन्स्टिट्यूशन में हम काम नहीं करेंगे। हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अलग होगा, हमारे लिए संविधान अलग होगा। ठीक है, एक ऑटोनोमस स्टेट फॉर्मेशन के लिए क्या किया इन्होंने? बात करी, ताकि 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने। फाइनली एक कैबिनेट मिशन वॉज सेंट टू इंडिया। एक कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। वाइल इट रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इट पुट फोर्थ ए स्कीम फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच मोर और लेस सेटिस्फाइड बाय मुस्लिम लीग। जो आइडिया था मुस्लिम लीग का, क्या आइडिया था कि हमें क्या चाहिए? हमें 2 कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए या 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। तो क्या हुआ? ये आइडिया को क्या कर दिया गया? रिजेक्ट किया गया। किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन के द्वारा। कैबिनेट मिशन के द्वारा क्या कर दिया गया? ये आइडिया को रिजेक्ट कर दिया गया। और क्या रखा गया? आगे क्या रखा गया कि एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा, और जो कि मुस्लिम लीग मोर और लेस सेटिस्फाइड है इस बात से कि हाँ एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कॉम्पोजिशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कंपोजिशन क्या है? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था? नवंबर 1946 में, अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। किसके स्कीम से? कैबिनेट मिशन प्लान से क्या किया गया था? इसको फॉर्मुलेट किया गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगा उसमें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूट होगा। इस नवंबर 1946 में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया कि उसमें कौन कौन से होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या होंगे? कौन कौन से होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है, द फीचर्स ऑफ दिस स्कीम वाज, इस स्कीम का फीचर्स क्या था? द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर टू बी 389। टोटल स्ट्रेंथ कितना होना था? टोटल स्ट्रेंथ होना था 389। ठीक है, उसके बाद ऑफ दिस 296 सीट्स वेयर टू बी अलॉटेड टू ब्रिटिश इंडिया एंड 93 सीट्स टू बी प्रिंसली स्टेट्स। देखिए 389 में 296 किसके लिए था? ब्रिटिश इंडिया के लिए। ब्रिटिश इंडिया के लिए कितना था? 296। उसके बाद 93 सीट्स किसके लिए था? प्रिंसली स्टेट्स के लिए। प्रिंसली स्टेट्स यहाँ कहने का मतलब है, प्रिंसली स्टेट्स कहने का मतलब जहाँ पर कि राजा महाराजा काम कर रहे थे, जहाँ पर राजा महाराजा थे उसके लिए थे कितना? 93 सीट्स। आउट ऑफ 296 में सीट में से
allotted to British India, 292 members were to be drawn from the 11 governor provinces। देखिए उस टाइम में 11 गवर्नर प्रोविंसेस चल रहा था। हमने पिछले लेक्चर में देखा भी था कि गवर्नर प्रोविंसेस कौन कौन थे, बिहार थे, बंगाल थे और 9 अलग अलग तरह के गवर्नर प्रोविंस थे। तो वो उसमें से 296 जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सीट्स में थे, कितना सीट्स लेना था 11 गवर्नमेंट प्रोविंसेस से 296, मीन्स टोटल 296 सीट था ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ टोटल 296 था। उसमें से 293 सीट्स 292 मेंबर्स किससे आने थे, 292 मेंबर्स आने थे आपके गवर्नर प्रोविंसेस से। किससे? 11 गवर्नर प्रोविंसेस, 11 गवर्नर प्रोविंसेस से, ठीक है। एंड 4 फ्रॉम द 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, 1 फ्रॉम ईच अदर। और जो 4 चीफ कमिश्नर थे, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से, वहाँ से आने थे 4, तो हो गए 296 में। ब्रिटिश इंडिया का जो सीट बटे हुए थे 292 आने थे 11 प्रोविंसेस से, गवर्नर प्रोविंसेस से, और 4 सीट जो बच गए वो 4 सीट कहाँ से आने थे, वो 4 सीट आने थे चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से, ठीक है। ईच प्रोविंसेस इन प्रिंसली स्टेट्स और ग्रुप ऑफ स्टेट इन केस ऑफ स्मॉल स्टेट्स वेयर टू बी अलॉटेड सीट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन। मीन्स सीट्स जो आ रहे थे, जो सीट्स आ रहे थे वो किसके अकॉर्डिंग आ रहे थे, सीट्स जो आ रहे थे वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आ रहे थे कि कितना पॉपुलेशन है, कितना जनसंख्या है। मीन्स कहने का मतलब है रफली 1 सीट वाज टू बी एलोकेटेड फॉर एवरी मिलियन पॉपुलेशन। मीन्स 10 लाख, 1 मिलियन का मतलब है कि 10 लाख, 1 मिलियन पॉपुलेशन के ऊपर क्या था, 1 सीट डिपेंड था। मीन्स एक जहाँ पर 10 लाख लोग थे वहाँ से क्या होना था, 1 सीट आने थे, ठीक है। सीट्स एलोकेटेड टू ईच ब्रिटिश प्रोविंसेस वेयर टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग द 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़। जो भी ब्रिटिश प्रोविंसेस में सीट्स डिवाइड हुए उसमें 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़ को ध्यान में रखते हुए सीट बांटा गया। जैसे मुस्लिम, सिख और जनरल। जनरल में सारे मतलब मुस्लिम और सिख के अलावा जितने भी लोग रह रहे थे वो लोग के लिए थे जनरल। मीन्स 3 प्रोविंसेस के हिसाब से सीट बांटे गए, मुस्लिम, सिख और जनरल। अब जनरल में कौन कौन थे, जो भी लोग सिख में नहीं आ रहे थे, जो भी मुस्लिम में नहीं आ रहे थे, उसको किस में कैटेगराइज कर दिया गया, उसको जनरल में कैटेगराइज कर दिया गया। इसके अनुसार सीट डिवाइड हुए थे, ठीक है। देखिए प्रोविंसेस में अभी हम बात कर रहे थे ना, प्रोविंसेस के 11 प्रोविंसेस में कौन कौन प्रोविंसेस थे, मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, सेंट्रल प्रोविंसेस, ओडिशा, पंजाब, NWFP, सिंध, बंगाल एंड असम। ये टोटल कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मीन्स 11 ये प्रोविंसेस थे जहाँ से हमें क्या आने थे, 292 सीट्स आने थे, ठीक है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच कम्युनिटी वेयर टू बी इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड वोटिंग वाज टू बी बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। देखिए अब जो भी मेंबर्स वहाँ से आने थे, जो भी रिप्रेजेंटेटिव वहाँ से आने थे, उस जिस कम्युनिटी से आने थे उस कम्युनिटी को सिलेक्ट कौन करता, उस कम्युनिटी को इलेक्ट करता मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। जो भी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर थे वही वो मेंबर को, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर को सिलेक्ट करता, किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग राइट्स, मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। देखिए हम ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहाँ पढ़ेंगे, हम लोग सिंगल ट्रांसफरेबल वोट पढ़ेंगे आपका, हम ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट पढ़ेंगे आपका जब हम लोग प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, वहाँ पढ़ेंगे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो मेनली क्या हुआ था, वहाँ से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से वहाँ से क्या कर दिया गया था, इलेक्टेड किया गया था, सिलेक्टेड किया गया था सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से, ठीक है। वहाँ से क्या कर दिया गया था, वहाँ से इलेक्ट किया गया था, वहाँ से क्या किया था, इलेक्ट किया गया था, ठीक है। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वेयर टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। जो भी प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उसके हेड्स क्या कर रहे थे, उसके हेड्स रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसके हेड्स इलेक्ट कर रहे थे कि हाँ चलो हमारे तरफ से ये आदमी होगा, वहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारे तरफ से ये लोग होंगे, ठीक है। एक मिनट, एक्सक्यूज मी। हमारे तरफ से कौन होंगे, ये लोग होंगे, ठीक है। ये बात हुई हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। उसके बाद
इट इज़ दस क्लियर दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज टू बी पार्सली इलेक्टेड एंड पार्सली नॉमिनेटेड बॉडी। अब देखिए ये क्लियर हो गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या था, पार्सली इलेक्टेड था और पार्सली नॉमिनेटेड बॉडी था। अब ये फुल्ली इलेक्टेड बॉडी नहीं था। मोर ओवर द मेंबर्स वे टू बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबली हु देमसेल्व्स वर इलेक्टेड इन ए लिमिटेड फ्रेंचाइज। देखिए अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को सिलेक्ट करता, कौन सिलेक्ट कर रहा था, सिलेक्ट कर रहा था आपका प्रोविंशियल असेंबली। और जो प्रोविंशियल असेंबली में जो लोग गए हुए थे वो क्या हुआ था, वो लिमिटेड फ्रेंचाइज से क्या हुआ था, इलेक्ट हुआ था। वो पूरे टोटल फ्रेंचाइज से इलेक्ट नहीं हुआ था, वो खुद लिमिटेड फ्रेंचाइज से इलेक्ट हुआ था। मतलब क्या हुआ था, ये टोटली वोटिंग राइट से जो भी असेंबली में गए हुए थे वो लोग भी मतलब इलेक्ट होके नहीं गए थे। वो लोग क्या होके गए थे, कुछ नॉमिनेट होके गए थे, कुछ इलेक्ट होके गए हुए थे। तो कहने का मतलब है जब वही लोग इलेक्ट होके गए थे तो वो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चुनता तो वो क्या होता, वो भी क्या होता, वो भी सेलेक्टेड ही होता या भी वो भी नॉमिनेटेड ही होता। तो कहने का मतलब है सीधी बात यही है, ये इसीलिए क्या है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर जो थे वो पार्सली इलेक्टेड थे और पार्सली नॉमिनेटेड थे, पार्सली इलेक्टेड थे और पार्सली नॉमिनेटेड बॉडी थे। ठीक है। तो इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर 296 सीट्स एलोकेटेड टू द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस वेयर हेल्ड इन जुलाई अगस्त 1946। ये कब इलेक्शन हेल्ड होने थे, जुलाई अगस्त 1946 में। कौन सा इलेक्शन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन कब होने थे आपके जुलाई अगस्त 1946 में। ठीक है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉन 208 सीट्स। INC इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कितना सीट जीता, 208 सीट जीता। द मुस्लिम लीग 73 सीट्स एंड द स्मॉल ग्रुप्स एंड इंडिपेंडेंट्स गॉट द रिमेनिंग 15 सीट्स। और जो छोटे ग्रुप्स थे और जो इंडिपेंडेंट्स थे उन्होंने क्या जीता, उन्होंने 15 सीट्स जीता। मतलब 208 सीट्स किसने जीते, 296 सीट्स में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन हुए कब, जुलाई और अगस्त 1946 में 208 सीट किसने जीता, 208 सीट जीता आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। उसके बाद 73 सीट्स किसने जीता, मुस्लिम लीग ने जीता। ठीक है। उसके बाद इंडिपेंडेंट्स एंड स्मॉल ग्रुप्स एंड इंडिपेंडेंट्स गॉट द रिमेनिंग 15 सीट्स। और 15 सीट्स किसने जीता, जो स्मॉल ग्रुप्स थे, जो वहाँ के इंडिपेंडेंट्स थे, उसने जीता। ठीक है। हाउएवर 93 सीट्स अलॉटेड टू द प्रिंसली स्टेट्स वेयर नॉट फिल्ड एज दे डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब जो 93 सीट्स थे किसके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने भाग ही नहीं लिया कि हमें क्या करना है, हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से दूर रहना है, हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भाग ही नहीं लेना है। ठीक है। ऑल्दो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या हुआ था, डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं हुआ था पीपल ऑफ इंडिया, मीन्स जो भारत के लोग थे उससे डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। किससे हुआ था इलेक्टेड, वो हुआ था एडल्ट फ्रेंचाइज से इलेक्टेड। कहाँ से इलेक्टेड हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एडल्ट फ्रेंचाइज से इलेक्टेड हुआ था। द असेंबली कॉम्प्राइज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी, मीन्स लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि असेंबली में कौन कौन लोग थे, असेंबली में वो लोग थे जो इंडिया के सभी सेक्शन से आते थे। जैसे कि इंडियन सोसाइटी के सभी सेक्शन से आते थे, जैसे हिंदू, मुस्लिम्स, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस, SCs, ST, इंक्लूडिंग वुमेन ऑफ ऑल दिस सेक्शंस। मीन्स ये सारे सेक्शन से लोग आ रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ऐसा बात नहीं है कि हाँ कुछ सेक्शन से ही आ रहे थे, मीन्स कहने का मतलब यही है कि हाँ वो फुल्ली इलेक्टेड नहीं हुआ था, मीन्स पीपल्स ऑफ इंडिया के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं था। जैसे हम लोग अभी वोट देकर के इलेक्ट करते हैं ना चीज़ों को, उस तरीके से इलेक्टेड नहीं था। लेकिन क्या था, लेकिन इसमें जो भी ग्रुप आए थे, जो भी लोग आए थे, वो क्या थे, वो लोग क्या थे, वो लोग मीन्स सोसाइटी के सभी सेक्शन से थे। ऐसा नहीं कि किसी एक सेक्शन से थे, किसी दो सेक्शन से, ऐसा नहीं है। वो क्या थे, वो सभी सेक्शन से थे। ठीक है। द असेंबली इंक्लूडेड ऑल इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया एट दैट टाइम विद द एक्सेप्शन ऑफ महात्मा गांधी। उसके बाद ये तो चलो सभी सेक्शंस की बात हो गई। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद असेंबली में जो था, असेंबली में वो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ थे, इंडिया के सारे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ थे, एक्सेप्ट किसके अलावा, महात्मा गांधी के अलावा। ठीक है। द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन टू बी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, द कम्युनिटी वाइज रिप्रेजेंटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड द वुमेन मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आर मेंशनड इन टेबल। ये सारे टेबल में क्या हुए हैं, मेंशन किए गए हैं कि ये सारे लोग उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हिस्सा थे। ठीक है। हम लोग नीचे देख लेंगे वो टेबल। अब आते हैं वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम क्या था,
कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमने बना तो लिया, चलिए ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमने ये क्या कर रखा था, बना रखा था। अब उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का क्या काम है, ये भी तो हमें देखने पड़ेंगे। उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का काम था, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन December 9, 1946। 9 दिसंबर 1946 को क्या किया गया, पहला मीटिंग रखा गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। द मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड द मीटिंग एंड इंसिस्टेड ऑन ए सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। मुस्लिम लीग ने क्या किया, इस मीटिंग को बॉयकॉट किया, और उनको क्या चाहिए था, उनको चाहिए था सेपरेट पाकिस्तान, मीन्स सेपरेट क्या चाहिए था, स्टेट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। द मीटिंग वाज अटेंडेड बाय ओनली 207 मेंबर्स, और मीटिंग को कितने मेंबर्स ने अटेंड किया, ओनली 207 मेंबर्स ने अटेंड किया। ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, द ओल्डेस्ट मेंबर, वाज इलेक्टेड एज द टेम्प्रोरी चेयरमैन ऑफ द असेंबली फॉलोइंग द फ्रेंच प्रैक्टिस। मीन्स फ्रेंच प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए क्या हुआ, सच्चिदानंद जी थे, कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये ओल्डेस्ट मेंबर थे, किसके, ये ओल्डेस्ट मेंबर थे उस ग्रुप के, जो कि इलेक्ट हुए टेम्प्रोरी प्रेसिडेंट या फिर टेम्प्रोरी चेयरमैन। टेम्प्रोरी चेयरमैन का क्या काम था, टेम्प्रोरी चेयरमैन का काम था जब तक कि परमानेंट चेयरमैन इलेक्ट ना हो जाए तब तक टेम्प्रोरी चेयरमैन ही, मीन्स टेम्प्रोरी चेयरमैन का काम था कि इलेक्शन करवा देना, जब तक इलेक्शन नहीं हुआ तब तक क्या था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है। ऑन December 11, 1946, 11 दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द परमानेंट चेयरमैन या प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या सेलेक्ट किया गया, परमानेंट चेयरमैन या फिर उसको प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली बोला जाता है। सिमिलरली ऑन January 25, 1946, HC मुखर्जी वाज इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। HC मुखर्जी इलेक्टेड किया गया क्या, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। असेंबली के वाइस प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट किया गया, HC मुखर्जी, और प्रेसिडेंट कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। लेटर ऑन बाद में ये असेंबली को रिजॉल्व किया गया और 2 वाइस प्रेसिडेंट को चुना गया। अकॉर्डिंगली ऑन July 16, 1947, VT कृष्णमाचारी वाज इलेक्टेड द सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। कब VT कृष्णमाचारी इलेक्ट हुए सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली, आपका July 16, 1947, 16 जुलाई 1947 को क्या हुए, VT कृष्णमाचारी क्या इलेक्ट हुए सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। ठीक है। ये बात होगी हमारे वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। अब बात आते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। आज का जो हम लोग क्या देखते हैं, प्रीएम्बल। ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, मूव्ड किया था हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को मूव किया था इन द असेंबली। इट लेड डाउन द फंडामेंटल्स एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर। मीन्स क्या फंडामेंटल होगा, क्या फिलोसफी होगा कॉन्स्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर्स का, उसके बारे में क्या किया गया था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस को पास किया गया था, जिसको कि आज के टाइम पे हम लोग क्या बोलते हैं, आज के टाइम पे हम लोग जो प्रीएम्बल पढ़ते हैं वही है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ महात्मा गांधी मोर एंड लेस। मीन्स मॉडिफाइड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ लेंगे आपका प्रीएम्बल में, जब हम लोग प्रीएम्बल का क्लास करेंगे उस टाइम पे क्या करेंगे, हम लोग इसको दोबारा पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है। द रिजोल्यूशन ऑफ अनयूनिवर्सली अडोप्टेड इन द असेंबली ऑफ January 22, 1947। ये रिजोल्यूशन को कब अडोप्ट किया गया था, 22 जनवरी 1947 को। इट इन्फ्लुएंस द इवेंचुअल शेपिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू ऑल द सब्सिक्वेंट स्टेजेज। सभी सब्सिक्वेंट स्टेजेस को क्या किया गया था, इवेंचुअली शेप किया गया था। मीन्स इवेंचुअली क्या किया था, इसको एक तरह से शेप दिया गया था कि हमें किस तरीके से संविधान को फॉर्म करना है, हमें किस तरीके से संविधान बनाना है, इस तरीके से इसको क्या किया गया था, इसको शेप किया गया था। ठीक है। इट मॉडिफाइड वर्सन फ्रॉम द प्रीएम्बल ऑफ द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। अभी का जो प्रीएम्बल है, अभी के कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल है उसको क्या है, वो मॉडिफाइड वर्जन है। ठीक है। अब हम लोग इसको एक्सक्यूज मी 1 मिनट देख लेते हैं और कितना रह गया हमारे पास, ताकि हम दूसरे लेक्चर को रिकॉर्ड कर सकें। ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको चलो ये एटलीस्ट इसको चेंजेज बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट हम लोग इस लेक्चर में ले लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग अदर फंक्शन परफॉर्म पढ़ेंगे, ताकि 2 लेक्चर में हमारा ये टॉपिक कम्प्लीटली कवर हो जाएगा।
चेंजेज बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट। अब इंडिपेंडेंस एक्ट में क्या क्या चेंज आया? इंडिपेंडेंस एक्ट हमारा आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट हमारा 1947 में आया था। उस टाइम पे क्या एक्ट हुआ, उस एक्ट में क्या क्या चेंज हुआ? उस एक्ट में चेंज हुआ, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स हु हैड स्टेड अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ग्रेजुअली ज्वाइंड इट। जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे वो स्टे अवे हक कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो गए, अब धीरे धीरे वो भी ज्वाइन होना शुरू हो गए। ऑन अप्रैल 28, 1947 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द 6 स्टेट्स वेयर पार्ट ऑफ द असेंबली। मीन्स क्या हुआ, 28 अप्रैल 1947 में जो 6 स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव थे वो क्या होने लगे, वो शामिल होने लगे किसमें, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। पहले इन्होंने क्या करते, पहले इन्होंने स्टे अवे रहना सोचा था कि हम क्या करेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से स्टे अवे रहेंगे, हमें कोई ज़रूरत नहीं है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में धीरे धीरे ज्वाइन करने लग गए। आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ माउंटबेटन प्लान ऑन जून 3, 1947 फॉर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। मीन्स माउंटबेटन प्लान का जो पार्टीशन ऑफ द कंट्री के लिए जो प्लान था, कब, जून 3, 1947 को वो एक्सेप्ट कर लिया गया, उसको क्या कर लिया गया, उसको मान लिया गया। फॉर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मोस्ट ऑफ द अदर प्रिंसली स्टेट्स टुक देयर सीट्स इन द असेंबली। और जो मोस्ट ऑफ द अदर स्टेट्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना अपना सीट्स लिया कहाँ पर, असेंबली में। ठीक है। द मेंबर्स ऑफ द मुस्लिम लीग फ्रॉम द इंडियन डोमिनियन आल्सो इंटर द असेंबली। जो मेंबर्स मुस्लिम लीग में थे इंडियन डोमिनियन के, वो भी क्या करने लगे, वो भी असेंबली में इंटर होने लगे, वो भी असेंबली में ज्वाइन होने लगे। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 मेड द फॉलोइंग 3 चेंजेज इन द पोजीशन ऑफ असेंबली। मीन्स इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 क्या हुआ, इन्होंने 3 चेंजेज लाए असेंबली में, असेंबली के पोजीशन में। क्या क्या चेंज था? पहला चेंज था, द असेंबली वाज मेड ए फुली सॉवरन बॉडी। असेंबली को क्या बनाना है, फुली सॉवरन बॉडी बनाना है, विच कुड फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन इट प्लीज। जो कि वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर सकता है। मीन्स कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या कर सकता है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से जो इन्फ्लुएंस है वही कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर सकते हैं। द एक्ट empower the assembly to abrogate or alter any law made by the British Parliament in relation to India। मीन्स इस एक्ट के थ्रू क्या था, इस एक्ट के थ्रू क्या था, इस एक्ट के थ्रू था कि जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के थ्रू, इंडिया के रिलेशन में बनाया है कोई भी एक्ट को, वो क्या कर सकता है, उसको अल्टर कर सकता है या उसको क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उस एक्ट को ही मान के चलना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। द असेंबली ऑल्सो बिकेम ए लेजिस्लेटिव बॉडी। असेंबली क्या बन गया, लेजिस्लेटिव बन गया। असेंबली ही क्या बन गया, लेजिस्लेटिव बॉडी बन गया। ताकि वो क्या करेंगे, वो वही नियम बनाएंगे और वही देश चलाएंगे। इन अदर वर्ड्स 2 सेपरेट फंक्शंस वेर असाइंड टू द असेंबली, दैट इज मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया एंड इनेक्टिंग ऑफ ऑर्डिनेंस लॉ फॉर द कंट्री। देखिए अब असेंबली के पास, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पास 2 काम हो गए। क्या क्या काम हो गया? पहला काम हो गया वो क्या करेंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेंगे। दूसरा काम क्या हो गया, वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, असेंबली दैट इज मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फ्री इंडिया, इनेक्टिंग द ऑर्डिनेंस, ऑर्डनरी लॉ फॉर द कंट्री, सॉरी ऑर्डिनेंस नहीं, ऑर्डनरी लॉ। और क्या करेंगे, ऑर्डनरी लॉ को कंट्री के लिए इनेक्ट करेंगे। मीन्स देश के लिए क्या करेंगे, ऑर्डनरी लॉ को इनेक्ट करेंगे। ये 2 काम हो गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के पास। ठीक है। दिस 2 टास्क वे टू बी परफॉर्म्ड ऑन सेपरेट डे। ये 2 टास्क अलग अलग दिन पर सेपरेट करने होते थे कि हाँ हमें मान लीजिए ऑर्डनरी लॉ लाने हैं, उसके लिए अलग अलग मीटिंग बैठती थी, अलग डे पे मीटिंग बैठती थी। मान लीजिए हमें किसके ऊपर डिस्कशन करना है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिस्कशन करना है, तो उसके लिए अलग दिन होती थी। ठीक है। द असेंबली बिकेम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ द फ्री इंडिया। इसलिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या बन गया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गया फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ द फ्री इंडिया। फ्री इंडिया का पहला पार्लियामेंट बन गया। डोमिनियन लेजिस्लेचर मीन्स व्हेन एवर द असेंबली मेड द एज द कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी इट वॉज चेयर्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मीन्स जब भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मिला जाता था कि हमें संविधान के ऊपर बात करनी है, उसको उसके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उसको चेयर कौन करते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयर कर रहे थे। एंड व्हेन इट मेट एट द लेजिस्लेटिव बॉडी, जब ये लेजिस्लेटिव बॉडी की तरफ मिलते थे, इट वॉज चेयर्ड बाय जी.बी. मावलंकर। कौन चेयर करते थे, जी.बी. मावलंकर चेयर करते। जब ये किसके लिए मिलते थे, जब ये मिलते थे आपका लेजिस्लेटिव बॉडी के लिए। ठीक है। दिस 2 फंक्शंस कंटिन्यू टिल नवंबर 26, 1949। ये 2 फंक्शन क्या क्या गया था, कब तक चला था, ये 2 फंक्शन चला था आपका 26 नवंबर 1949 तक। ये दो फंक्शन कब तक चला था, मीन्स कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी और लेजिस्लेटिव बॉडी भी, ये कब तक फंक्शन चला था, 26 नवंबर 1949 में। व्हेन द टास्क ऑफ मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ओवर, जब
क्या ओवर हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का टास्क ओवर हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या आया, द मुस्लिम लीग मेंबर्स हेलिंग फ्रॉम द एरिया इंक्लूडेड इन द पाकिस्तान विथड्रॉ फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर इंडिया। इंडिया के लिए क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से वो क्या हो गए, मुस्लिम लीग के मेंबर्स निकल गए। कॉन्सिक्वेंटली द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली केम डाउन टू 290 एज अगेंस्ट 389 ओरिजिनली फिक्स इन 1946। 1946 में टोटल सीट्स कितने एलोकेट किए गए थे, 389, लेकिन मुस्लिम लीग को निकलने के बाद उसमें कितने लोग रह गए, उसमें कितने सीट्स रह गए, 299 सीट्स रह गए, ठीक है। अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन के प्लान कितने लोग रह गए, कितने सीट्स रह गए, 299 टोटल। पहले कितने सीट्स थे, पहले 389 सीट्स थे, अब कितने सीट्स हो गए, 299। द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन प्रिंसेस फॉर्मली ब्रिटिश प्रोविंसेस वेयर रिड्यूस फ्रॉम 296 टू 299। मीन्स जो भी ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, पहले ब्रिटिश प्रोविंसेस जो थे वो अब इंडियन प्रोविंस में आ गए थे। अब वहाँ पर के सीट्स जो 296 सीट्स थे उसको रिड्यूस करके कितना कर दिया गया, 229 सीट्स कर दिया गया। एंड दो प्रिंसली स्टेट्स फ्रॉम 93 टू 73, और प्रिंसली स्टेट्स के पास कितने सीट्स थे, 93, अब उसको रिड्यूस करके कितने कर दिए गए, 70 सीट्स कर दिए गए, उसको रिड्यूस करके कितने कर दिए गए, 73। द स्टेट वाइज मेंबरशिप ऑफ द असेंबली एज ऑन December 31, 1947 इज शोन इन टेबल 2.5। अब ये जो स्टेट वाइज मेंबरशिप ऑफ असेंबली है वो 31 दिसंबर 1947 को जो हुआ था वो टेबल 22.5 में लिखा गया। हम लोग लास्ट में टेबल देखेंगे। अभी तब तक के लिए इस लेक्चर को हम लोग क्या करते हैं, यहीं छोड़ते हैं। इस लेक्चर को हम लोग क्या करते हैं, यहीं स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।